हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें कॉमन साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम लोग क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं। थर्सडे, फ्राइडे हमारा फिजिक्स का सेशन होता है और सैटरडे को पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री। तो आज है मंडे और मंडे से शुरुआत होती है बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में हम लोगों ने 2 बड़े बड़े चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है और आज हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको कहा जाता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब वर्गीकरण। तो ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए आपके लिए जरूरी है, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स में क्या इसका जो है वेटेज है, उस पर भी बात होगी और ये चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी को पढ़ने में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि अभी तक हम लोगों ने सेल्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जिनको कोशिकाएं कहा जाता है। इसके अलावा सेल्स के बाद हमने टिश्यूज वाला चैप्टर भी पूरी तरह से पढ़ लिया है, उत्तक। और इसमें हमने दोनों ही चीजों को कवर किया है, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी। मतलब हमने जंतुओं को भी कवर किया है और पादप को भी किया है। तो ये दोनों ही बात हमारी हो चुकी है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्या है, क्यों जरूरी है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसका मतलब होता है वर्गीकरण, टेक्सोनॉमी का। तो इसको समझेंगे कि भाई ये क्या होता है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है। तो देखा जाए तो बताया जाता है कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में मोर देन 84 लाख लाइफ्स हैं। 84 लाख योनियां बताई जाती हैं। मतलब अगर आपके पास 84 लाख लाइफ्स हैं, तो इन 84 लाख लाइफ्स को आप किसी भी तरीके से अगर क्लासिफाई करोगे तो उनको पढ़ना आसान हो जाएगा। उनको पढ़ना आसान हो जाएगा मतलब वो आपके लिए फीजिबल होगी स्टडी करना। जैसे कि कोई बोल दे कि आप अर्थ पर रहते हो, तो अर्थ पर रहना कोई गलत नहीं है, आप अर्थ पर रहते हो, लेकिन अर्थ में कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं, अलग अलग आपके महाद्वीप हैं। तो आप इसमें कहाँ रहते हो? एशिया में रहते हो। एशिया में भी कहाँ? तो एशिया में कंट्री है इंडिया। इंडिया में भी फिर कोई ना कोई आपका स्टेट होगा। स्टेट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक एड्रेस भी होगा। आपके एड्रेस के साथ साथ आपका कुछ ना कुछ नेम होगा। आपके नेम के साथ साथ आपकी कोई ना कोई रिलीजन होगा, कोई कास्ट होगी। इसके अलावा आपकी कोई मतलब बेसिकली आप किस स्ट्रीम से पढ़े हुए हो, ये सारी चीजें होती है। तो ये हमारा एक क्लासिफिकेशन हो सकता है। वैसे ही हमने क्या किया, बायोलॉजी में इतनी सारी लाइफ्स हैं, इतने सारे जीवन हैं, तो उनको भी समझने के लिए हमने एक चीज करी जिसको कहा जाता है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्या किया गया, जो इतने सारे लाइफ्स हैं इनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझना, ताकि हम इनको स्टडी तो कर सकते हैं, लेकिन एक फिजिबल स्टडी करना, हमारी सहूलियत के हिसाब से स्टडी करने के लिए हम इस चैप्टर को देखते हैं। तो समझेंगे इस चैप्टर को। इससे पहले जो है लास्ट लेक्चर में कुछ मैंने आपको MCQ दिए हुए थे, उनके आंसर्स पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस चैप्टर को शुरू करेंगे। आज के भी MCQ आप लोगों को सॉल्व करने हैं। बहुत सारे बच्चे जो है आंसर्स देते हैं, मैं उस पर भी रिप्लाई कर रहा हूं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ नहीं आता है समझने तो वहां पे लिख दिया करिए, वो चीजें मैं समझा दूंगा। जैसे लास्ट वाला जो सेशन था उसमें मुझसे 4th वाला जो MCQ था, उस पर कई बच्चों ने डाउट पूछा था कि सर ये बता दीजिएगा, तो उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, लेकिन जरूर ट्राई करिए। तो सबसे पहले हम उसी को शुरू करेंगे। इसके अलावा कोई भी तरह का डाउट्स है, कोई भी तरह की समस्या आ रही है, इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। PDF के लिए ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से MCQ मैंने आपको दिए हुए थे। तो बहुत ही सिंपल सा MCQ है ये पहला, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट डिड J.J. थॉमसन डिस्कवर। J.J. थॉमसन ने क्या खोजा था? तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप एक चीज याद रख लीजिए, पेन। और पेन से आपको क्या याद रखना है? RJC। P का मतलब आपका प्रोटॉन, तो प्रोटॉन से जुड़े हुए हैं रदरफोर्ड। वैसे प्रोटॉन की खोज कर दी थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन जो प्रोटॉन के बारे में सही तौर पे बताने वाले कौन थे? रदरफोर्ड थे। फिर E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने किया? तो यहां पर लिखा हुआ है नाम J.J. थॉमसन।
इसके अलावा C से जुड़ा हुआ है N, मतलब न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? तो ये चैडविक ने की है। पूरा नाम वैसे जेम्स चैडविक है। तो यहां पर पूछा गया है कि भाई जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया, तो जे थॉमसन के साथ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की खोज करी। प्रोटॉन का खोज होगी तो आप बता देंगे कि भाई प्रोटॉन किसने खोजा था? तो प्रोटॉन जो है वो बेसिकली रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन को यहां पर बताया जाएगा। और जब आप ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के लिए तो देखा जाए तो रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन न्यूक्लियस की खोज नहीं की थी इन्होंने। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने किया। जेम्स चैडविक का नाम यहां से याद रख लेंगे। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज करी है किसने? इलेक्ट्रॉन खोजा है जे थॉमसन ने। तो ये बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि जे थॉमसन वाज द डैश साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द एटम। जे थॉमसन परमाणु को समझने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? तो अगर हम बात करें एटम्स के बारे में, तो एटम के बारे में सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो जॉन डाल्टन पहले व्यक्ति थे। जॉन डाल्टन के बाद किसने किया? तो जे थॉमसन ने किया। और जे थॉमसन के बाद किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। और रदरफोर्ड के बाद किसने किया? तो नील बोर ने किया। और नील बोर के बाद किसने किया? तो श्रोडिंगर ने किया। तो बेसिकली इस सीरीज में जॉन डाल्टन को जो नंबर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? फर्स्ट नंबर। सेकंड पे कौन है? जे थॉमसन। तो यहां पर जे थॉमसन के बारे में ही पूछा गया है, तो भाई क्या हो जाएगा आपका? सेकंड इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ रही होगी आपको कि भाई सेकंड नंबर पे कौन रहेगा? जे थॉमसन रहेंगे। इसके बाद पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वाज नॉट सेम एज द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। निम्नलिखित में कौन सा मॉडल परमाणु के थॉमसन मॉडल के समान है? जो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने बताया था कि कोई भी एटम होता है इसके अंदर सारी चीजें पॉजिटिव भरी हुई हैं, और जैसे कि तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं ऐसे इसमें बीच बीच में नेगेटिव पार्टिकल हैं जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबल बनाने में मदद करता है। तो इसके लिए मैंने आपको चीज बताई थी कि इसके लिए क्या कहा जाता है, कि इसी मॉडल को 3 नाम बताए थे। एक बताया था प्लम पुडिंग मॉडल, एक बताया था मैंने वाटरमेलन मॉडल, और तीसरा बताया था रेजिन पुडिंग मॉडल। तो ये तीनों ही मॉडल किसके हैं? जे थॉमसन के। ये लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल परमाणु के थॉमसन के मॉडल के समान नहीं है? तो प्लम पुडिंग मॉडल तो इसी का है, तरबूज मॉडल भी इसी का है, किशमिश पुडिंग मॉडल या रेसिन पुडिंग, ये तीनों के तीनों मॉडल किसके हैं? जे थॉमसन के। मतलब इनसे जुड़े हुए हैं कौन? जे थॉमसन। तो भाई जो न्यूक्लियर मॉडल है वो इनसे नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो यही होगा, परमाणु मॉडल नहीं है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो था जिसमें कई बच्चों को डाउट था, तो उसको देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज 13 एंड 14। देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है किसी भी चीज का, कि प्रोटॉन की जो संख्या है वो है 13, और फिर आपका न्यूट्रॉन क्या है? 14। 13 एंड 14 नंबर दिया हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमश 13 और 14 है। तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो हमेशा याद रखिए जब भी परमाणु क्रमांक निकाला जाता है, परमाणु क्रमांक का मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको हम क्या कह रहे हैं? परमाणु क्रमांक। तो ये आपसे कोई पूछे तो ये किसके बराबर होते हैं? तो इसको हमेशा याद रखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। तो भाई प्रोटॉन की संख्या हमेशा आपको क्या दर्शा देगी? वो दर्शा देगी एटॉमिक नंबर। तो यहाँ प्रोटॉन कितने दिए हुए हैं? 13 दिए हुए हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि भाई प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इससे आप सी और डी को तो कैंसिल कर सकते हैं कि ये दोनों तो हो नहीं सकते किसी भी हालत में, क्योंकि यहां पर आपसे सबसे पहले पूछा एटॉमिक नंबर। तो 14 भी नहीं हो सकता, 27 भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में कुछ ना कुछ होगा। तो दूसरी चीज है आपको मास नंबर पता होना चाहिए। अब मास नंबर किसके इक्वल होता है? तो इसको भी देख लीजिए। मास नंबर या जिसको कहा जाता है द्रव्यमान संख्या या भार क्रमांक,
तो इसकी बात करें तो ये हमेशा इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। मतलब आप प्रोटॉन की संख्या में क्या जोड़ दीजिए, न्यूट्रॉन जोड़ दीजिए। तो यहां पर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ना है। तो देखा जाए तो प्रोटॉन कितना है, 13 है, और न्यूट्रॉन कितना है, 14 है। तो कितना हो गया, ये 27 हो गया। अब कोई पूछे कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर पूछ ली जाती तो इलेक्ट्रॉन की क्या बताई जाती, तो हमेशा याद रख लीजिए जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन के बराबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जब आप जोड़ देते हैं, जब उनको प्लस कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, वो आपके पास मास नंबर आ जाता है। तो बेसिकली यहां पर तो 13 ही दिया है और ये 13 दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता है, बचा ऑप्शन ये। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि 13 जो है वो आपका प्रोटॉन की संख्या और 27 जो है वो आपके द्रव्यमान की संख्या, मतलब मास नंबर। तो इतनी बात समझने आ गई होगी। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ये तो पुराने सेशन हो गया, अब जो देखेंगे आप नया सेशन देखेंगे, और इसको अच्छे से देखिए क्योंकि आपको ही इसके एमसीक्यू के आंसर्स देने हैं। तो लास्ट तक लेक्चर को जरूर देखिए। तो शुरू करेंगे हमारा चैप्टर, जिसकी हमने शुरू में भी बात करी। क्या बोला जाता है इसी को, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब मैंने आपको बता दिया, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, तो वही बात होती है कि हमारी फीजिबिलिटी के लिए, हमारी फीजिबिलिटी है, हमारी सहूलियत है, हमारी आसानी है कि हम किसी चीज को जितना तोड़ देते हैं, जितना ब्रेक डाउन करते हैं, उतना आसान होता है। मान लिया जाए कोई शहर है, इस शहर को अगर 4 सेक्टर में बांट दिया जाए कि ए सेक्टर, बी सेक्टर, सी सेक्टर, डी सेक्टर, तो इसके अंदर आपको किसी को खोजना होगा तो आसान हो जाएगा। आप ए सेक्टर में जाएंगे, ए सेक्टर में मान लिया जाए कि आपने यहां मान लिया कि 1 से लेकर 10 तक घर हैं, यहां 2 से लेकर 40 तक घर हैं। तो बेसिकली इस तरीके से आप आसानी से उनको खोज सकते हैं। तो ऐसे ही इतने सारे स्पीशीज हैं हमारे पास, इतने सारे क्या हैं, इतने सारे हमारे पास जो है जंतु हैं, तो उनको हमने क्या किया, इस तरीके से वर्गीकृत कर दिया है। तो ये जो वर्गीकरण है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसी चीज को कहा जाता है टेक्सोनॉमी। तो पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी के बारे में। तो टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखा जाए तो भाई क्लासिफिकेशन का मतलब वही हो जाता है, वर्गीकरण हो जाता है। तो टेक्सोनॉमी किससे डील करती है, तो टेक्सोनॉमी हमेशा डील करती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, गिविंग देम साइंटिफिक नेम्स एंड कैटेगराइजिंग देम ऑन साइंटिफिक बेसिस। मतलब टेक्सोनॉमी जीवों के वर्गीकरण, यही इसी पर बात हो रही है कि ये क्या है, तो वर्गीकरण की बात करता है, उन्हें वैज्ञानिक नाम देने और वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत करने से संबंधित है। तो मतलब जब आप किसी चीज को साइंटिफिकली वे में इतने सारे स्पीशीज को जब बांट देते हो, तो उसको बांटने के बाद जो चीज आपके हाथ में आती है वो होता है आपका टेक्सोनॉमी। तो ये बात आ गई। अब देखा जाए तो टेक्सोनॉमी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्द। इसमें एक टेक्सिस शब्द है और दूसरा उसका मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब किसी चीज को अरेंज कर देना, वो होता है टेक्सिस। और नोमोस का मतलब है मेथड। मतलब टेक्सिस से बना है जिसका अर्थ है व्यवस्था करना, और दूसरा है आपका नोमोस, मतलब उस व्यवस्था करने की विधि, मतलब एक अरेंजमेंट करने का मेथड है, उसको कहा जाएगा टेक्सोनॉमी। मतलब और भी आसान शब्दों में देख लिया जाए तो क्या बोल दिया जाएगा इसको, कि मतलब किसी भी चीज एक विधि है, किस चीज की, तो भाई जितनी भी चीजें आप मिल रही हैं उनकी एक प्रॉपर तरीके से व्यवस्था करने को ही आप क्या कह देते हैं, टेक्सोनॉमी, या इसी को हिंदी में कहा जाता है वर्गीकरण। तो ये जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखा जाए तो इसके बारे में बताया किसने, या इसके फादर कौन है, तो इसके फादर जो है वो लीनियस है। इसके फादर कौन है, तो लीनियस को इसका फादर कहा जाता है। तो ये जो लीनियस थे, ही इज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। मतलब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई वर्गीकरण का जनक कौन है,
तो आप नाम किसका बता देंगे, कार्ल लिनियस, इनका पूरा नाम है कार्ल लिनियस। तो कार्ल लिनियस को जो है वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी इज कार्ल लिनियस। और इन्होंने कितने पार्ट्स में बांटा, तो इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा, एक इन्होंने कहा प्लांटे और दूसरा कहा एनिमेलिया, मतलब जंतुओं को, मतलब अलग अलग चीजों को इन्होंने, मतलब जंतुओं को बोलने से अच्छा है यहाँ पे जीवों को इन्होंने कितने भागों में बांट दिया, तो 2 भागों में वर्गीकृत किया, एक प्लांटे मतलब पादप और एनिमिलिया मतलब जंतुओं में। तो ये जो है इन्होंने क्या दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इनका क्या कहलाता है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये चीज अच्छे से याद रखेंगे। मतलब अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भाई 2 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है, किंगडम का मतलब याद रखेंगे जगत होता है, तो 2 जगत वर्गीकरण कौन सा जगत है, तो एक में आ जाता है पादप और दूसरे में आ जाता है जंतु। इसमें बांटने वाले कौन थे, तो इसमें बांटने वाले थे कार्ल लिनियस। तो कार्ल लिनियस को जो है सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। इन्होंने जीवों को अलग अलग भागों में बांटा, कैसे, तो एक पादप जगत एक जंतु जगत। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, कब दिया, तो 1758 में दिया था। तो ये चीज याद रख लीजिए। द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, एक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 2 जगत का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन मतलब इसको 2 जगत या द्वि जगत वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया था कार्ल लिनियस के द्वारा। तो कार्ल लिनियस जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे, और इसमें इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स, जो मैंने आपको बताया प्लांटे और एनिमल्स में वर्गीकृत किया था। तो 1758 में कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस कहा जाता है 1758 में अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरे में जीवों को 2 प्रकार मतलब पौधों और जानवरों में वर्गीकृत किया गया था। तो पादप जगत और जंतु जगत में ये बांटा है। किसने बांटा है, तो कार्ल लिनियस ने बांटा है। तो क्या कार्ल लिनियस का ही सारी चीजें चलती हैं, तो नहीं है। इसके बाद और भी कई लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें अर्न्स हैकेल का नाम भी आता है, इसमें विटेकर का नाम भी आता है, इसमें वूल्स का नाम भी आता है। तो ऐसे हमको अभी बहुत सारे नाम देखने हैं, लेकिन जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन 1758 में आ गया है, 1758 में, वो किसके द्वारा दिया गया है, कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया था कि 2 तरह से बांट दिया, कि एक पौधे होंगे, मतलब एक प्लांट्स की किंगडम होगी और एक एनिमल्स की किंगडम होगी, और इसी में सारी चीजें पढ़ी जाएंगी। इसके बाद देखिए एक चीज आई जिसको कहा जाता है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। इसको क्या कहा जाता है, द्विपदीय नामकरण विधि। तो ये किसके आधार पर होती है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, इसको अगर हम जरूर बात करेंगे तो देखते हैं इसके बारे में भी। देखा जाए तो आपका जो टेक्सोनॉमिक हिरार्की है, जैसे मैंने आपको बोला कि हम इसको क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो इन वर्गीकृत करने के लिए जो पद्धति है जिसको मैंने नाम दिया द्विपदीय वर्गीकरण, जो नामकरण पद्धति है या बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है, वो किसके आधार पर होता है, तो वो होता है एक चीज के जिसको कहा जाता है टेक्सोनॉमिक हिरार्की। अब ये हिरार्की क्या होती है, तो हिरार्की मतलब जो होता है, आपने देखा होगा हर ऑफिस में एक सीनियर होता है, फिर धीरे धीरे उनके नीचे कई लोग होते हैं, फिर उनके नीचे होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है, इसी को हिरार्की कहा जाता है। जैसे कि भाई किसी ऑफिस में जो है कोई सीनियर होगा, उस सीनियर के अंदर जैसे कोई ए क्लास ऑफिसर है, तो ए क्लास के अंदर जो है बी क्लास वाले ए को रिपोर्ट करेंगे, सी वाले जो हैं वो बी को रिपोर्ट करेंगे, डी वाले जो हैं वो सी को रिपोर्ट करेंगे, और ये सारी चीजें एक हिरार्की में है। ये किसी ना किसी और ऊपर जो है अथॉरिटी को जो है अपने ऑर्डर्स जो भी आए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए उनको रिपोर्ट देगा। तो वैसे ही क्या होता है, जब हम स्पीशीज को देखते हैं, जब हम सारे जितने भी जीव हैं उनको जब पढ़ते हैं, तो उनके अंदर भी हमने क्या किया, अपनी क्लासिफिकेशन के साथ, मतलब हमने वर्गीकरण के लिए अपनी सहूलियत के लिए उनको भी अलग अलग चीजों में बांट दिया। तो देखा जाए तो एक तो होता है डोमेन सिस्टम, जिसको कार्य क्षेत्र या क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन जो सही तौर पर चालू होता है वो कहां से चालू होता है, जगत से चालू होता है, जिसको एनिमल या किंगडम कहा जाता है। तो सबसे पहली जो यूनिट है वो किंगडम हो गई,
सबसे बड़ी। उसके बाद फाइलम है जिसको संघ कहा जाता है, फिर क्लास होती है जिसको वर्ग कहा जाता है, फिर ऑर्डर होता है जिसको गण कहा जाता है, फिर फैमिली है जिसको कुल कहा जाता है, फिर जीनस है जिसको वंश कहा जाता है, और स्पीशीज होता है जिसको जाति कहा जाता है। तो इस तरीके से ये चीज को बांटा जाता है। अब एग्जाम में आएगा आपको कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, या आपकी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वहां पर आप लिखकर आएंगे स्पीशीज या जाति होती है। और जो मैंने अभी आपको बताया बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, तो जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर होता है उसमें दो चीजों से मिलाकर नामकरण किया जाता है। ये नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, और ये किस तरह का नामकरण है, तो द्विपदीय नामकरण पद्धति जो है उसमें क्या होता है, तो जीनस और स्पीशीज को मिलाकर बनाया जाता है। पहले क्या लिखा जाता है, उसका जीनस का नाम, फिर लिखा जाता है स्पीशीज का नाम। मतलब सबसे पहले वंश और जाति के नाम पर यह वर्गीकरण किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये करने की क्या जरूरत थी, तो ये करने की जरूरत ये थी कि आपकी भाषा में किसी जानवर को कुछ बोला जाता है, मान लिया जाए आपके यहाँ टाइगर को बाघ बोला जाता है, तो आप बाघ बोलते हुए अफगानिस्तान में जाएंगे तो बाघ वहां के लोग नहीं पहचान पाएंगे, तुर्कमेनिस्तान में नहीं पहचान पाएंगे, अफ्रीका में नहीं पहचान पाएंगे। तो हमने क्या किया, एक समान नाम जो पूरे वर्ल्ड में चले, जिसको साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, वो किसके आधार पर होता है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, मतलब द्विपदीय जो नामकरण पद्धति है उसके आधार पर होता है। तो उसमें पहली चीज होती है वंश, दूसरी होती है जाति, जीनस और स्पीशीज। जब जीनस को लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्पीशीज को लिखा जाता है तो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे आपने मानव के लिए सुना है, एक वर्ड चलता है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस, सेपियंस क्या है, तो इस होमो सेपियंस में अगर हम बात करें तो होमो जो हो गया हमारी क्या हो गई, वो हमारा वंश हो गया, और हमारी जाति कौन सी है, तो हमारी जाति है सेपियंस। मतलब सीधे तौर पर होमो का मतलब हो गया हमारी जीनस, और सेपियंस का मतलब हो गया हमारा जो स्पीशीज है। तो इस तरीके से कई चीजों के नाम लिखे जाते हैं। जैसे कि मैंगो को बोला जाता है मैग्नीफेरा इंडिका, गाय को बोला जाता है, काऊ को बोला जाता है बोस इंडिकस। तो ऐसे सबको नाम दिए गए हैं, तो वो किसके आधार पर दिए गए हैं, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर दिए गए हैं, द्विपदीय नामकरण पद्धति के आधार पर दिए हैं, जो स्पीशीज और किससे मिलकर बना होता है, जीन्स। तो ये ऑर्डर आपको एग्जाम में आ जाता है कि भाई सबसे पहला ऑर्डर क्या है, तो किंगडम है, किंगडम के बाद क्या है, तो फाइलम है, फाइलम के बाद क्या है, तो आपका क्लास है, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज। तो इसको अच्छे से याद होना चाहिए कि सबसे पहले किंगडम, किंगडम का मतलब जगत, फिर सेकंड क्या है फाइलम, फाइलम का मतलब संघ, थर्ड क्या है क्लास, क्लास का मतलब वर्ग, वर्ग के बाद ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब गण, गण के बाद फैमिली, फैमिली का मतलब कुल, फैमिली के बाद जीनस, जीनस का मतलब वंश, और स्पीशीज का मतलब जाति। तो ये पूरा का पूरा 7 जो यहाँ पर मैंने चीज बताई है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो इस ऑर्डर को बहुत अच्छे से याद रखिए, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन से। या तो पूछेगा हु इज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हमने कार्ल लिनियस की बात करी, फिर विटेकर ने कितने तरह की क्लासिफिकेशन दी है, या अर्न हैकेल का क्या था, तो ऐसे आपसे पूछा जाता है। अब इसमें पूछ लिया जाएगा हायरार्की में सबसे ऊपर क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा वहां क्लास आता है, चौथे नंबर पे क्या है, तो ऑर्डर आता है, सबसे छोटी इकाई क्या है, तो स्पीशीज है। तो इस तरीके से स्पीशीज मतलब आपका जो वंश और जाति मिलाकर आपका नामकरण किया जाता है। तो ये भी बहुत जरूरी है, और इसमें कैसे किया जाता है, तो ये देख लीजिए, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नामकरण पद्धति। इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन 2 प्रॉपर नेम्स। द फर्स्ट नेम इज जीनस नेम, जो जीनस मैंने बताया हमेशा जो बड़े अक्षर से शुरू होता है, ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। तो पहला जो होता है, जीव विज्ञान में प्रत्येक जीव को 2 उचित नाम दिए गए हैं। पहला नाम है जीनस, जीनस का मतलब आपकी क्या हो गई, वंश, हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है। दूसरा नाम है प्रजाति या जाति, जो छोटे अक्षर से शुरू होती है, उदाहरण होमोसेपियंस, जो मैंने आपको बताया था होमोसेपियंस। तो ऐसे कई स्पीशीज के आपको नाम याद रखने हैं, तो कौन कौन से याद रख लीजिए, जैसे मेन मतलब मानव, तो इसको होमोसेपियंस कहा जाता है। कैट, बिल्ली जो होती है उसका नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका। फ्रॉग जो होता है राना टिग्रीना होता है। इसके अलावा डॉग को बोलते हैं कैनिस फेमिलियारिस। काऊ को मैंने अभी बताया था बोस इंडिकस कहा जाता है। मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाता है। आपका वीट के बारे में भी पूछा जाता है, तो ट्रिटिकम एस्टिवियम कहा जाता है। राइस जो होता है ओराइजा सेटाइवा होता है। पी को बोलते हैं पाइसम सेटाइवम कहा जाता है। और ग्राम मतलब चना जो होता है, ये आपका मटर हो गया। इसके अलावा ये चावल हो गए, ये गेहूं हो गया आपका,
इसके अलावा आम, ये सारे नाम जो है इसमें याद रख लेंगे। साइसर एराइटनम, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि भाई मैन क्या, तो होमो सेपियंस, कैट क्या, तो फेलिस डोमेस्टिका, चना क्या होता है, तो साइसर एराइटनम होता है, राइस क्या होता है, तो ओराइजा सेटाइवा होता है, राइस जो होता है ओराइजा सेटाइवा, और वीट क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवियम, मैंगो मैग्निफेरा इंडिका। तो ये सारी चीजें क्या है, तो ये होती हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये किससे मिलकर बनती हैं, तो जीनस और स्पीशीज से। तो स्पीशीज सबसे छोटा हो गया, फिर हो गया जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम। तो सबसे ऊपर किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज। हिंदी में देखा जाए तो सबसे पहले क्या हो गया, जगत हो गया, जगत के बाद संघ हो गया, संघ के बाद वर्ग हो गया, वर्ग के बाद गण हो गया, गण के बाद कुल हो गया, कुल के बाद जाति, जाति के बाद वंश के बाद जाति। तो इस तरीके से आप चीज याद रखेंगे और इसी के बेसिस पर नोमेनक्लेचर ये दिए जाते हैं। तो ये सब चीज जीनस और स्पीशीज को मिलाकर बोला गया है। तो इसमें ये क्या है, इसका जीनस है, ये क्या है, जीनस है, ये क्या है, इसकी जाति है। तो इस तरीके से ये बांटा गया है। तो यहां पर आपने जो सबसे पहले बात करी वो किसकी करी, तो सबसे पहले मैंने बताया कार्ल लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 2 जगत या दुई जगत जो है वर्गीकरण दिया था, जिसमें प्लांट और एनिमल्स थे, पादप और जंतु थे। उसके बाद भी कई लोगों ने अलग अलग तरह के वर्गीकरण दिए, तो इनके नाम भी पूछे जाते हैं, उनके नाम भी अच्छे से याद रखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले वू कालसे का, वू कालसे ने 1977 में जो दिया था वो था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, या इसी को कहा जाता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने 3 डोमेन दे दिए थे। ये डोमेन जो थे कुछ इस तरीके से थे, तो एक बैक्टीरिया का डोमेन दे दिया था, एक आर्की बैक्टीरिया का दे दिया था, और एक यूकैरिये बैक्टीरिया का दे दिया था। तो ये जो है इन्होंने एक ही ब्रांच से, मतलब ये 3 डोमेन है। तो डोमेन से कंफ्यूज मत होइएगा कि डोमेन अलग चीज हो जाती है, क्षेत्र हो जाता है जो किंगडम से भी ऊपर होता है, जगत से भी ऊपर एक चीज होती है जिसको डोमेन कहा जाता है। तो 3 डोमेन जो सिस्टम दिया वो वू काल ने दिया था 1977 में, 3 डोमेन वर्गीकरण, और इसी को बोला जाता है 6 किंगडम या 6 जगत वर्गीकरण। तो 6 जगत वर्गीकरण या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसका है, वू काल का है, 3 डोमेन है। लेकिन अगर एग्जाम्स में आ जाएगा आपको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसका है, तो अर्न्स्ट हैकेल का है। देखा जाए तो 1758 में सबसे पहले कौन क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो कार्ल लिनियस कर रहे हैं। उसके बाद आप इनका ही नाम आता है अर्न्स्ट हैकेल का। इन्होंने, क्योंकि देखिए कार्ल लिनियस ने क्या दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, दुई जगत वर्गीकरण दिया था, लेकिन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो अर्न्स्ट हैकेल ने दिया है। एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है 3 डोमेन या 3 किंगडम में। तो 3 डोमेन में याद रखेंगे वू काल सी का ही नाम जो 1977 में दे रहे हैं, लेकिन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्न्स्ट हैकेल दे रहे हैं। इसके अलावा कोपलैंड की बात करें 1938 में इन्होंने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड का है, एच कोपलैंड ने 1938 में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसके अलावा एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1959, और बड़े बड़े ऑथर्स के हिसाब से बात करें तो 1969 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आया जो हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। मतलब इतनी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर पेपर में आएगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, दुई जगत वर्गीकरण, तो लिनियस का नाम याद रखना है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन तो अर्न्स्ट हैकेल का नाम याद रखना है। 3 डोमेन का क्लासिफिकेशन तो वू काल सी का नाम याद रखना है। इसके अलावा आपका ये पूछ लिया जाए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो यहाँ कोपलैंड का नाम याद रखना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पंच जगत वर्गीकरण। ये किसने दिया था, 59 और 69 पे कई तरह के मतभेद हैं। बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं आपके, उनका कहना है 1969 में दिया है, एनसीईआरटी 59 कहती है। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से ज्यादा मानेंगे, लेकिन कई ऑथर्स की जितनी बुक्स पढ़ेंगे आप 69 मिलेगा। और वो कौन था, तो वो आर विट्टेकर था। और विट्टेकर के हिसाब से 5 जगत वर्गीकरण जो है हम सबसे ज्यादा पढ़ते भी उसी का है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो हो जाता है। ये जितनी भी चीजें एग्जाम्स में आएंगी, ऐसा नहीं है कि इनका हम पढ़ते नहीं है बहुत डीप में, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधे सीधे नाम उठकर आएंगे आपको कि 3 किंगडम किसका है, 4 किंगडम किसका है, 2 किंगडम किसका है। तो उस हिसाब से 5 किंगडम सबसे जरूरी है। तो 5 किंगडम की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब पंच जगत वर्गीकरण की। तो ये किसने दिया है, तो ये जो है आपका
एच विट्टेकर ने दिया है। ये किसने दिया है? तो विट्टेकर ने दिया है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 5 क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी और पशु, मतलब प्लांटी का मतलब यहाँ पर आप पादप बोल सकते हैं, और ये जो है आपका जंतु बोल सकते हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये किसके द्वारा दिया गया? एच विट्टेकर के द्वारा दिया गया है। तो एच विट्टेकर का नाम अच्छे से याद रखेंगे आप। एच विट्टेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब देखिए यहां पर 2-3 बातें कर लेते हैं। विट्टेकर का ही हमको बहुत डीप में पढ़ना होता है, तो इसको पहले देख लेते हैं, फिर विट्टेकर की अच्छे से बात करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी या डिफरेंस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। जीवों का उनकी समानता और भिन्नता के आधार पर समूह में व्यवस्थित करना वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? मैंने शुरू से कहा कि सहूलियत के हिसाब से हमने बांट दिया। तो हमने कभी 2 किंगडम की बात कर ली तो 2 किंगडम में लीनियस आ गए, 3 किंगडम की बात कर ली तो हैकेल आ गए, 4 किंगडम की बात कर ली तो कोपलैंड आ गए, 5 किंगडम की बात कर ली तो विट्टेकर आ गए, और 6 किंगडम की बात कर ली तो वू कालसी आ गए। तो देखिए हमारे पास अलग अलग चॉइसेस हैं, लेकिन जो हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, पांच जगत वर्गीकरण जो विट्टेकर के द्वारा दिया गया। उसमें क्या क्या है? तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगाई जिसको कवक कहा जाता है, प्लांटे, एनिमिलिया, ये पंच जगत हैं। इनको बहुत अच्छे से देखना है। तो अब देखा जाए इनका इंपॉर्टेंस अगर आपको लिखना आएगा तो क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड इन सिस्टमैटिक मैनर। ये विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन आसान और व्यवस्थित तरीके से करता है। दूसरा, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्ड विद टाइम। ये समझने में मदद करता है कि समय के साथ विभिन्न जीव कैसे विकसित हुए, और इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जीवों के विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंधों को समझने में भी मदद करता है कि कौन सा जीव किस पर निर्भर करता है। तो ये चीजें भी हमको आगे समझने आएंगी। तो क्लासिफिकेशन ने हमारी जो है राह आसान कर दी, हमारे लिए कुछ चीजें सामने रख दी। ये जीव भूगोल जैसे अन्य जैविक विज्ञानों के अध्ययन के लिए भी आधार बनता है। इट फॉर्म्स अ बेस फॉर द स्टडी ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंस लाइक बायोज्योग्राफी। तो कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स में भी जब तक हमको क्लासिफिकेशन नहीं आया तब तक हमको चीजें समझने नहीं आई कि किस तरीके से हम इनको वर्गीकृत करें। तो हमारा जो वर्गीकरण है वो किसका है? वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, मतलब पादप भी आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, जंतु भी आ जाते हैं। इसके अलावा इसी के अंदर फंगाई मतलब कवक भी आ जाते हैं, और प्रोटेस्टा आ जाते हैं, और मोनेरा आ जाता है। तो अब इनको समझने के लिए जो मैंने शुरू में सेल की क्लासेस ली थी, वो जिन्होंने देखी होगी वो बहुत अच्छे से इस चीज को कनेक्ट करेंगे। सेल में मैंने आपको सेल पढ़ाने से पहले ही 2 चीजें बताई थी। एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था, और एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक याद करिए जब मैंने वहां पर बताई थी बात। तो यूकैरियोटिक जो था उसमें मैंने आपको बताया था, यू का मतलब होता है सच्चा, जिसके पास सच्चा न्यूक्लियस हो, जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, वो यूकैरियोटिक होते हैं। और कुछ जो होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो प्रिमिटिव जीव होते हैं, जो पुराने जीव होते हैं, जिनके अंदर जो नाभिक होता है या केंद्रक होता है पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को बहुत अच्छे से देखना होगा। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को समझने के लिए ये चीज आपको समझने आएगी। तो अगर जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा। तो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसको समझेंगे कि भाई किस तरीके से होता है। यहाँ पर सेल की बार बार बात आएगी, तो जिन लोगों ने भी सेल नहीं देखा है कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम इस पे आगे बात करेंगे। तो आज हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन इस तरीके से देखा, जिसमें हमने कार्ल लिनियस की बात करी, कार्ल लिनियस के बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करी, जिसमें द्विपदी नामकरण पद्धति के बारे में बात करी। उसके बाद अलग अलग क्लासिफिकेशन को देखा जो किस किस ने दिए थे। तो वू कालसी का देखा, कोपलैंड का देखा, अर्न्स्ट हैकेल का देखा, फिर विट्टेकर के बारे में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मोनेरा, प्रोटेस्टा, एनिमिलिया, फंगाई, इसको कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस, ये आपको बनने चाहिए। तो ये जो है सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जगत, मोनेरा, प्रोटेस्टा प्रजातियां। तो किंगडम, मोनेरा, प्रोटेस्टा स्पीशीज में से कौन सा है? तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, द बुक सिस्टेमा नेचुरा वॉज रिटन बाय। सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लिनियस, हैकेल, विट्टेकर या रॉबर्ट ब्राउन? तो इसका आंसर भी आप लोग कर ही देंगे।
इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैज गिवन बाय, पंच जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, मॉर्गन, विट्टेकर, लीनियस, हैकेल। तो इसका आंसर भी जल्दी से करिए आप कमेंट सेक्शन में। और कोई तरह का डाउट है तो वो भी जरूर पूछिए, किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो वो मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए लिंक पर अपलोड हो जाएगी, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। और भी कोई चीज आपको लगती है तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। तो होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।